आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ की क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्लास ट्वेल्थ तो आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का रिवीजन, और जिसका हम पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बीओपी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमारा 3 से लेकर 6 तक क्या करा, 6 मार्क्स को एक्वायर करता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर का भी आता है और 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो हम अपने रिवीजन की जो स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बीओपी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला चैप्टर क्या है, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ठीक है। तो ये कह रहा है चैप्टर क्या है हमारा, बी ओ पी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब सिंपल सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से समझने से पहले हम क्या समझेंगे, एक चीज समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता क्या है हमारे पास, क्यों निकालते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका जो हमारा स्टार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीन, मान लो हमारे पास क्या है, कोई कंट्री है, कोई कंट्री हमारे पास ए है, और दूसरी हमारे पास सेकंड वाली हमारे पास कोई कंट्री जो है वो हमारे पास बी कंट्री है। अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होती है, ट्रेड। और ट्रेड क्या होगी, ट्रेड के अंदर क्या होता है हमारा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट, अब ये दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगी। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ बैलेंस निकलता है। ये बैलेंस हमारा क्या हो सकता है, बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे, सपोज करो हमने क्या करा है, एक कंट्री ने, कंट्री ए ने कंट्री बी को एक्सपोर्ट करा है। अब एक्सपोर्ट करा है तो एक्सपोर्ट करने पे जो होती है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, चलो जो हमें मिलेगा वो पैसे, मान लेते हैं हमें कैश मिलता है, क्या मिलेगा, कैश रिसीव होगा। ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो हमें कैश क्या करनी पड़ेगी, कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसी के बीच में कह रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में बैलेंस आता है। सपोज करो अगर हम बात करना है पॉजिटिव बैलेंस की, पॉजिटिव बैलेंस की बात करेंगे, तो पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है कि मैंने क्या करा है, एक्सपोर्ट करा है, क्या करा है, मैंने एक्सपोर्ट करा है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में से क्या करना है मुझे, इंपोर्ट माइनस करना है कि मैंने कंट्री ए को, मैंने मान लो सेल कंट्री बी को मैंने 200 रुपये का, 200 रुपये का एक्सपोर्ट करा है। सेम, और कंट्री बी से कंट्री ए ने जो करा है वो, सपोज करो 100 रुपये का क्या करा है, इंपोर्ट करा है। 100 रुपये का क्या करा है भाई, इंपोर्ट करा। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो अमाउंट का गैप है, इसी को हम कहते हैं बैलेंस। क्या कहते हैं हम इसको, बैलेंस। तो यहाँ पर उसने 200 रुपये का तो एक्सपोर्ट करा है और 100 रुपये का क्या करा है, मान के इंपोर्ट करा है। तो जो बैलेंस आ रहा है हमारे पास, 100 रुपये आ रहा है, वो आ रहा है हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मुझे कंट्री ए को कंट्री बी से क्या लेने हैं, 100 रुपये लेने हैं। तो ये हमारा क्या जो बैलेंस है, इसी को हमने क्या करा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा वो क्या है, प्लस में, कि कंट्री बी, जो हमारे पास कंट्री, ये कंट्री बी है, ये कंट्री ए को क्या करेगी, पेमेंट करेगी। बट ये हमारे लिए क्या है, इस कंट्री क्या है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। सेम अगर इसका हम उल्टा करेंगे, इसका क्या करें, अगर इसका उल्टा करते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास बैलेंस आएगा, बैलेंस हमारे पास क्या होगा, इंपोर्ट होगा। क्या होगा हमारे पास, इंपोर्ट माइनस का एक्सपोर्ट। अब मैंने क्या करा है, मैंने इंपोर्ट तो करा है 200 का और एक्सपोर्ट करा है सिर्फ 100 का। तो जो मेरे पास यहाँ पर, जो यहाँ मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है 100 रुपये का, वो मेरे पास आ रहा है नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस आ रहा है, वो बैलेंस जो आ रहा है वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। इट मीन्स इस बार मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे पेमेंट करने की। मैंने 200 रुपये का तो सामान वहाँ से खरीदा है और 100 रुपये का सामान क्या करा है, मैंने वहाँ पर एक्सपोर्ट करा है। इसका मतलब जो नेट आ रहा है वो 100 रुपये माइनस के आ रहे हैं, कि मुझे कंट्री ए को, कंट्री ए को कंट्री बी को क्या करना पड़ेगा, 200 रुपये पेमेंट की, मतलब इसको यहाँ से यहाँ पर 100 रुपये की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी पेमेंट को हमने क्या नाम दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या है हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी। तो इतना हमें समझ आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बी ओ पी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या हुआ, तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझ गया। या तो हमें क्या करना है, सामने वाले कंट्री को क्या करनी है, पेमेंट करनी है।
पे करने, या तो मुझे सामने वाली कंट्री से क्या करने हैं, रिसीव्ड करने हैं, ठीक है। और ये रिसीव का मतलब ये दो कंट्रीज के हमेशा बीच में होता है। दो कंट्री का मतलब होता है हमारे पास, यहाँ हमारे पास इंडियन कंट्री है और दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक से ज़्यादा कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं, तो उसके बीच का बैलेंस निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो इतना हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम बैलेंस निकाल ले क्या रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस भी होता है हमारे पास, नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। और तीसरा बैलेंस, क्या तीसरा बैलेंस हो सकता है हमारे मन में एक डाउट कि क्या हो सकता है ऐसा कि दोनों बैलेंस क्या हो हमारे पास, ना हमें कुछ देना पड़े ना ही कुछ हमें लेना पड़े, क्या तीसरा बैलेंस भी हो सकता है? हो सकता है भाई। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इक्वल, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मान लें हमारे पास एक्सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस का क्या है हमारे पास, एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मान लो सपोज करो मैंने 200 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करा है और 200 ही रुपये का इंपोर्ट करा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही क्या है, बराबर। इसका मतलब ये जीरो आया है, कुछ भी, ना तो कुछ पे करना है ना कुछ लेना है। इसका मतलब हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इट मीन्स पेमेंट और रिसीव दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, बैलेंस क्या होगा हमारा, जीरो। और इसे कहते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, डिमांड, हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो आई होप हमें क्या है समझ आ गया कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गया कि दो कंट्रीज के बीच में हमेशा ट्रेड होती है, या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में पेमेंट ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करते हुए या तो मुझे कुछ ना कुछ पे करना है दूसरी कंट्री को, या तो कुछ ना कुछ दूसरी कंट्री से मुझे क्या करना है, रिसीव करना है। अब इसमें क्या है, कंट्री की बात हो रही है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री को पे करना है और एक कंट्री को दूसरी कंट्री से क्या करना है, रिसीव करना है। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, की बैलेंस क्या आ रहा है उनके बीच में, ठीक है। और बैलेंस का मतलब समझ गया ना, बैलेंस का मतलब होता है बकाया राशि जो हमें या तो पे करनी है या तो हमें उसे रिसीव्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है हमसे, पहली लाइन ही कह रहा है, ये पहली लाइन इतनी खूबसूरत पढ़ रहा है। कह रहा है कि देखो एवरी गवर्नमेंट, कह रहा है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स दैट टेक प्लेस बिटवीन कितनी कंट्री, कह रहा है कि द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है, कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी हम क्या करते हैं, ये रहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कंट्रीज के बीच में जो भी हमारे पास क्या होती है, ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम गिवन। इसका मतलब एक ईयर की बात कर रहा है, जैसे सपोज करो हम 2024 और 2026 के बीच में जो भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, उन दोनों का क्या होगा हमारे पास, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो वो सारे रिकॉर्ड हम करेंगे कि हमने एक कंट्री ने दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितनी ट्रांजेक्शन करी है, तो उसका रिपोर्ट एक गवर्नमेंट रखती है। कह रहा है कि दिस रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कह रहा है इसी रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और इसको शॉर्ट में बीओपी। कह रहा है कि द कंट्री रिसीव पेमेंट फ्रॉम द अदर कंट्री एंड ऑल्सो मेक पेमेंट टू द अदर कंट्री। तो क्या एक कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री से क्या करती है, पेमेंट को रिसीव भी करती है और दूसरी कंट्री को क्या करती है, पेमेंट भी करती है अदर कंट्री को। अब कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दीज रिसीव एंड पेमेंट। तो कह रहा है जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है रिसीव्ड का और पेमेंट का, कि हमने रिसीव कितना करा है दूसरी कंट्री से और दूसरी कंट्री को क्या है, पे कितना करा है, इसके बीच का क्या है स्टेटमेंट। तो इससे मोटी मोटी तीन बातें निकली है, और तीन बातें वो क्या है, पहला कह रहा है कि जो हमारे पास एवरी गवर्नमेंट है वो क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ, जो भी उसने ट्रांजेक्शन करी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ट्रांजेक्शन करी है। दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा क्या है, लोन ले भी सकती है और लोन दे भी सकती है गवर्नमेंट, या लोन का रिपेमेंट कर सकती है, ठीक है, और लोन की रिपेमेंट ले भी सकती है। कौन सी रिकॉर्ड कर रही है, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो हमने क्या करा है, रिसीव करी है, या तो पेमेंट रिसीव करी है, या तो हमने क्या उन्हें पेमेंट करी है। दूसरा, ये स्टेटमेंट और रिकॉर्ड करती है, स्टेटमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर। अब वो कह रहा है कि मीनिंग, कह रहा है कि मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। तो कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो शो करती है जितनी भी हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है। और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जिसको हम क्या कर सकते हैं, पैसे के अंदर, मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है। जैसे हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं पैसों में, वो हमारे पास क्या होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बाकी कह रहा है कि मॉनेटरी और ट्रांजेक्शन, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी सेम होती है। अब कह रहा ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ जो भी लेन देन करती है, आर्थिक लेन देन या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है, उसको रिकॉर्ड करती है, उसी को क्या कहते हैं हम,
बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। तो यहाँ तक हमारा आई होप क्लियर हो गया। अब वो फीचर कह रहा है कि इसके फीचर्स क्या है, कुछ ना कुछ फायदे तो होने चाहिए। फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो कह रहा है इससे फायदा क्या है, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है किसको, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेवल ऑफ कंट्री। तो एक कंट्री का ये एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का क्या बता रहा है, एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लेवल बता रहा है। अब कह रहा है कि हायर, अब कह रहा है कि हायर बैलेंस ऑफ पेमेंट, हायर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिकेट द हायर जीडीपी ग्रोथ। तो जितना बड़ा हमारे पास क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास ज़्यादा होगी, तो हमारा इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या होगी, हाई GDP growth of economy। like कि on the other hand if कह रहा है balance of import remain higher our economic क्या लिखा हुआ है, discourage the manufacture। अगर हमारा import ज़्यादा है, अब कह रहा है कि अगर हमारा सपोज करो हमारा एक्सपोर्ट जो है, इम्पोर्ट हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी जीडीपी क्या है, ज़्यादा हो रही है। और अगर हमारा इम्पोर्ट जो रिमेन हाई, हमारा इम्पोर्ट हमेशा हाई बना है, हाई का मतलब, इम्पोर्ट हाई का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपने इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, हम बाहर से खरीद रहे हैं, इससे जो हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चरर है वो क्या हो रहा है, डिस्करेज हो रहा है कि क्या हमें कौन सी ऐसी चीज़ नहीं बना पा रहा जो लोग बाहर से परचेज कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारा डिस्करेज होता है, कौन, मैन्युफैक्चरर एक इंडिया का। तो ये पहला फीचर है। पहला फीचर क्या है हमारे पास, ये कह रहा है कि हायर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करेगा, जीडीपी की ग्रोथ को दिखाएगा, और लोअर अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारा क्या होगा, कम होगा, और जो हमारा इंपोर्ट है हाई होगा, तो वो दिखाएगा कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या होंगे, डिस्करेज हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। दूसरा है देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अकाउंट कह रहा है इंडिकेट द परचेज ऑफ शेयर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय द फॉरेनर्स और न्यू इन्वेस्टर। तो किसको इंडिकेट कर रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर की कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के शेयर को क्या करा है, फॉरेनर ने बाई करा है, और यह हमारी कंट्री के अंदर नए इन्वेस्टर कौन है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे उसे हमारे लिए पेमेंट करनी पड़ेगी और हमें रिसीप्ट होगी। अब कह रहा है जितना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट, हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, हायर ग्रोथ पोटेंशियल और ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो जितना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट का। अब तीसरा कह रहा है कि हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है इसका, वो ये पॉइंट है कि इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा हायर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा तो हायर जीडीपी की ग्रोथ होगी एक इकोनॉमी के अंदर। दिस ऑल्सो क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो जितना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होगा उतना ज़्यादा इंडिया के अंदर क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, बढ़ेगी डोमेस्टिक इकोनॉमी की। अब तो लास्ट वाला हमारे पास, ठीक है ना, अब फोर्थ है हमारे पास इंटरनेशनल बोरोइंग। अब देख रहे हैं ये हमारी इंटरनेशनल बोरोइंग को बताता है। अब कह रहा है कि इंटरनेशनल बोरोइंग इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अकाउंट, कह रहा है इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द बैक बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसका मतलब है अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट से हमने क्या करी है, इंटरनेशनल मार्केट से बोरोइंग करी है, अब जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल मार्केट से बोरोइंग करेंगे तो ये शो करेगा कि हमारी इकोनॉमी जो है कितने बैकवर्ड में, और ज़्यादा जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोन करें, लोन क्या करेंगे, लोन टेकन फ्रॉम अदर कंट्री, तो अदर कंट्रीज से अगर हम जितना ज़्यादा लोन लेंगे वो दिखाएगा कि इंडिया कितना बैकवर्ड है, वो शो करता है। तो ये हमारा फीचर। और देखो लास्ट क्या रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है हमारा, वो रिवील्स करता है कि स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक कितना है और हमने कितना उसको हेल्ड कर रखा है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, एक्सचेंज का रिजर्व है वो कितना है। कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द स्टॉक इंडिकेट बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर कह रहा है कि हमारे फॉरेन इसके अंदर इंक्रीज होता है, कह रहा है कि इंक्रीज होगा तो ये हमारे बेटर परफॉर्मेंस को शो कर रहा है, किसको कर रहा है, कह रहा है देखो इंक्रीज होगा हमारे पास स्टॉक को तो क्या है, बेटर परफॉर्मेंस डोमेस्टिक कंट्री इकोनॉमी के अंदर कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है फीचर है। पहला फीचर हमारा क्या था, हायर लेवल, जितने जितना ज़्यादा हमारे पास क्या है एक्सपोर्ट होगा उतनी जीडीपी ग्रोथ करेगी, और जितना ज़्यादा हमारे पास इंपोर्ट रिमेन हाई रहेगा उतना मतलब हमारे मैन्युफैक्चर क्या होंगे, डिस्करेज होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या परचेज ऑफ स्टॉक को दिखाता है कि डोमेस्टिक कंट्री इंडस्ट्री के कितने ज़्यादा फॉरनर ने हमारे शेयर्स खरीदे हैं, और न्यू इन्वेस्टर कौन है उसको दिखाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को शो करेगा, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताएगा कि इकोनॉमी के अंदर कितनी है। दूसरा क्या है, हमारे इंटरनेशनल बोरोइंग को शो करेगा, अगर इंटरनेशनल बोरोइंग हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बैकग्राउंड है इकोनॉमी का वो बैकवर्ड है, और अगर हमारी इंटरनेशनल बोरोइंग कम होगी इसका मतलब हम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हमारी एक जीडीपी की स्ट्रेंथ है।
आगे कह रहा है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिवील करता है कि स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास कितना रिजर्व पड़ा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज होगा उसको रिवील करने का काम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इंक्रीज होगा स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी जो है बेटर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। अभी हमारे पास अगला टॉपिक जो इसका है वो कह रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है, तो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन्स की विजिबल ट्रांजेक्शन्स विजिबल होती है, हमारे पास इनविजिबल ट्रांजेक्शन होती है, यूनिलिटरल ट्रांजेक्शन्स होती है और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स होती है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी है, हमारे पास ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है। ठीक है, तो थोड़ी ट्रांजेक्शन पे वार्तालाप करते हैं। अब पहला देखो हमसे कह रहा है कि हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन है ये, विजिबल ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि विजिबल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती है जिनको होते हुए हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि विजिबल का था विजिबल आइटम्स की होती है, जैसे हमने क्या गुड्स बेची है, हमारे पास गुड्स हो गए, हमने गुड्स बेची है, ठीक है ना, सामान बेचा है, स्टॉक बेच रहा है, जैसे हमने मान लो हम फर्नीचर बेच रहे हैं, ठीक है ना, फर्नीचर बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बेच रहे हैं। तो कह रहा है जो कि इसको क्या कर सकते हैं हम सीन देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं टच, और क्या उसको मेजर किया जा सकता है पैसों में। ठीक है ना, कह रहा है कि विजिबल आइटम ऑल्सो कॉल्ड द मर्कंडाइज एंड गुड्स। तो मर्कंडाइज हो सकती है, गुड्स हो सकती है, वो हमारी विजिबल होती है। आगे देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास इनविजिबल आइटम्स कौन से होते हैं, कह रहे इनविजिबल आइटम जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ऑल टाइप ऑफ सर्विस। जो हम सर्विसेज देते हैं वो हमें दिखती नहीं है बट उनका इम्पैक्ट दिखता है। जैसे हम क्या इंश्योरेंस की सर्विसेज देते हैं, बैंकिंग की सर्विस देते हैं, हमें क्या शिपिंग की सर्विसेज देते हैं। कह रहा है कि जो जितनी भी सर्विस हैं दीज आर द कोल्ड इनविजिबल आइटम एज दे कैन नॉट बी सीन और टच, फील और टच और मेजर्ड, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये हमारी इनविजिबल आइटम्स है। ठीक है, कह रहा है देखो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। तो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन होती है जैसे हम भिखारी को चंदा देते हैं, ठीक है ना, तो वो ट्रांजेक्शन यूनिलेटरल है। हम एक्सपेक्टेशन थोड़ी ना करते हैं कि हमें भिखारी कुछ बदले में देगा, कोई सामान वामान देगा, वो क्या देता है, दुआ दुआ देता है, दुआ के बदले में कुछ आ रहा है, वो कंसिडरेशन में आती नहीं है। तो कह रहा है देखो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन क्या करती है, इंक्लूड करती है गिफ्ट। हमने किसी को गिफ्ट दे दिया, बाबू को गिफ्ट दे दिया, तो हमने क्या करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे पास डोनेशन दे दिया, हमने दूसरी कंट्री को डोनेशन दे दिया, गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना, जैसे ग्रांट दे दिया किसी दूसरी कंट्री को। कह रहा है कि पर्सनल क्या रिमिटेंस कर दिया किसी को, ठीक है ना, बोला है कि अदर वन वे ट्रांसफर। कह रहा है कि अदर वन वे ट्रांसफर, जैसे हमने किसी को डोनेशन जिसके बदले में उम्मीद नहीं है कि कुछ मिलेगा, हम होप ही नहीं कर रहे हैं कि करने के बाद हमें कुछ मिलेगा, तो वो हमारी कौन सी यूनिलिटरल ट्रांजेक्शन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है हमारी यूनिलिटरल ट्रांजेक्शन। इसी तरीके से हमारी होती है कैपिटल ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन है कैपिटल ट्रांजेक्शन, तो कह रहा है कि कैपिटल ट्रांजेक्शन जो है वो रिलेट करती है कैपिटल रिसीप्ट। इट मीन्स देखो मैंने क्या करा, या तो मैंने दूसरी कंट्री के शेयर्स खरीदे, या तो मैंने दूसरी कंट्री से क्या लिया है, उधार लिया है, पैसे उधार लिए, या मैंने वहाँ के स्टॉक्स खरीदे, या तो मैंने उनके ना उधार की पेमेंट कर दी है, या तो मैंने उन्हें अपनी एसेट्स बेची है। तो ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट है। इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ जाना चाहिए संपत्ति, जो हमारी एसेट होती है वो इंक्रीज होनी चाहिए। जो हमारे पास एसेट होती है, हमारी एसेट क्या होनी चाहिए, देखो हमारे पास एक होती है एक कंट्री के अंदर एसेट होती है और एक होती है हमारे पास लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, या तो हमारी एसेट इंक्रीज हो। तो अगर हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रही है या एसेट डिक्रीज, या तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है लाइबिलिटी डिक्रीज, तो या तो हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रही है वो चीज़, या तो हमारी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रही है, या तो एसेट को बढ़ा इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो वो हमारी कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है। तो ये कौन सी हमारी कैपिटल ट्रांजेक्शन है हमारी। तो कह रहा है देखो दोज, कह रहा है कि दोज बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट का मतलब है वो आर इज रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। जो मैंने उधार लिया था उसको रिपे कर दिया, या तो मैंने परचेज कर, जो हमारी एसेट है वो मैंने परचेज करी इसीलिए मैं पेमेंट करूंगा। अगर सेल करूंगा तो रिसीप्ट होगा, पैसे उधार लूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, और या तो मैं उधार को चुकाऊंगा तो बोरोइंग, रिपेमेंट करेंगे तो पेमेंट करेंगे उसके लिए, और परचेज ऑफ एसेट करेंगे तो उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, कुल मिला के हमारे पास जो है चार ट्रांजेक्शन, ठीक है, हमारे पास ट्रांजेक्शन है, चार ट्रांजेक्शन है, विजिबल आइटम, इनविजिबल, विजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे पास है, ठीक है ना, इसका कंपोनेंट कौन है, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन से हैं, तो पहला ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ अकाउंट, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शो द रिकॉर्ड, कह रहा है रिकॉर्ड ऑफ द सोर्स एंड यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हम फॉरेन एक्सचेंज का यूज किस तरीके से करें, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब देखो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है हमारे पास फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, ये हमारे पास क्या है, फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, फॉरेन। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो, कह रहा है कि देयर आर टू अकाउंट। पहला हमारे पास क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है हमारे पास, करंट अकाउंट। दूसरा हमारे पास क्या है, कैपिटल
अकाउंट, ठीक है। तो देखो क्या, अब करंट अकाउंट की बात होगी, करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं। तो कह रहा है करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजेक्शन की, गुड्स का एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, यूनिलिटरल ट्रांजेक्शन। तो कौन सी वाली, एक बताता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये यहाँ से लेकर हम यहाँ तक बात करेंगे ना, तो ये हमारा क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये हमारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। बट ये वाली जो है हमारी, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये एक लौती हमारी क्या है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये कह रहा है हमारे पास जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ बीओपी। तो इसके अंदर हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, कह रहा है कि देखो, इट रेफर टू द ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट import of goods and services and unilateral ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या तो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पेमेंट कर रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। या तो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन पे की जा रही है, या तो हम यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन को रिसीव कर रहे हैं। इसको रिकॉर्ड करने का काम क्या है हमारे पास, करंट अकाउंट का है। तो ये देखो क्या रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और विजिबल आइटम। तो विजिबल आइटम्स में हमारे पास, विजिबल आइटम जो है, विजिबल आइटम्स में हमारे पास क्या आती है, विजिबल आइटम्स में हमारे पास आती हैं गुड्स। तो हम जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, वो सारी की सारी किस में आएगी, हमारे पास करंट अकाउंट का आइटम है। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है हमसे, थोड़ी वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, कलर चेंज करते हैं कि कलर पे दुनिया टिकी हुई है, तू बदल रंग हम बदले रंग, रंग से रंग मिले, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कलर, ठीक है ना, कह रहा है करंट अकाउंट इंक्लूड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है ना। इससे मतलब गुड्स होती है, मर्कंडाइज और गुड्स बात बराबर है। कह रहा है कि लाइक जैसे हम वीट्स हो गया, हमारे पास राइस हो गया, ठीक है ना, मशीनरी हो गई, एक्सपोर्ट आर ट्रीटमेंट ट्रीटेड एज रिसीव। अगर देखो एक्सपोर्ट करूंगा, तो एक्सपोर्ट करने में क्या मिलेगा, पैसा, एक्सपोर्ट करने में क्या मिलेगा, पैसा। तो बात क्या है, एकदम भाई साहब 100%। जो हमारा ये एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, ट्रीट करते हैं रिसीव, बिकॉज क्यों, क्योंकि पैसा क्या होता है, तो इससे मिलता है रिसीव कैश, कैश मिलता है, ठीक है ना। अब देखो सेम इसी तरीके से हमारी जो ये है, हमारे पास क्या रहा है, इम्पोर्ट आर ट्रीटेड एज क्या, पेमेंट। जब इंपोर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट करने पे हमें करनी पड़ेगी भाई पेमेंट, क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट क्या करेंगे हम, कैश। तो इट इज़ नोन एज ट्रेडेड एज, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ। दूसरा क्या रहा हमारे पास, ये कितनी अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। तो बातें होती रहती हैं। तो ये अटक गए हैं चाचा, कह रहे हम नहीं चलेंगे, हम पढ़ाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाओ, हम पढ़ाने ही नहीं देंगे भाई, कुछ भी कर लो तुम। तो ये जाग चुके हैं भाई, ये बीच में थोड़ा सो जाते हैं। चलो अब देखो कह रहा है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। तो इनविजिबल आइटम्स हमारे पास होती हैं सर्विसेज। तो इनविजिबल आइटम क्या होता है हमारे पास भाई, इनविजिबल आइटम्स होती हैं हमारे पास सर्विसेज। तो सर्विस की बात कर रहे हैं, जैसे हम बहुत सारी एक देश दूसरे देश को सर्विस देता है, जैसे इंडिया के अंदर जो अमेजोन है, अमेजोन क्या कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। तो अमेजोन अपने प्रोडक्ट भी बेच रहा है और सर्विसेज भी देता है। तो सर्विस जो है हम लेते हैं बाहर से, तो वो क्या हमारे पास सर्विसेज है। इसी तरीके से हमारा नेटफ्लिक्स की जो सर्विस होती है, वो क्या है, नेटफ्लिक्स इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द अदर कंट्री इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं जो बाहर की कंट्री की कंपनीज हैं, बट इंडिया के अंदर क्या दे रही हैं, वो ऑनलाइन सर्विस के थ्रू सर्विस दे रही है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। तो देखो कह रहा है कि करंट अकाउंट देखो करंट अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड द इम्पोर्ट, क्या कह रहा है वो, करंट अकाउंट में क्या आता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इनविजिबल आइटम्स आते हैं और सर्विसेज आती हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो इनको हमने दो पार्टों में बांटा गया है। तो देखो कह रहा है कि फैक्टर सर्विसेज होती हैं, कह रहा है नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो नॉन फैक्टर का मतलब देखो ये इनकम है हमारे पास, ठीक है ना। लाइक फैक्टर सर्विस इन्वॉल्व पेमेंट इन टर्म ऑफ फैक्टर इनकम, लाइक एज इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है हमारे पास, और कॉरस्पॉन्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन मिलती है वो, और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, वो सारी की सारी हमारी फैक्टर इनकम होती है। अब क्या देखो नॉन फैक्टर इनकम हमारी कौन सी है, तो नॉन फैक्टर कह रहा है, नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड द सर्विस लाइक शिपिंग हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकता है, बैंकिंग हो सकती है, विच इन्वॉल्व इन नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो ये हमारी क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज है। अब देखो फैक्टर सर्विस का मतलब है, इट मींस मैंने क्या करा है, एक कंपनी, मैंने एक कंपनी में क्या करा है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है,
तो वहां से मुझे मिल रहा है रिटर्न। सेम एक एम्प्लॉय है, उसको हमने क्या करा है, कंपनसेशन दी है, ठीक है, तो ये फैक्टर इनकम है। बट ये कह रहा है कि नॉन फैक्टर इनकम कौन सी, मैंने शिपिंग करी है, मैंने शिपिंग का काम करा है, या मैंने इंश्योरेंस का कंपनी है, मेरे पास बैंकिंग कंपनी है, तो ये क्या हमारी नॉन फैक्टर रेवेन्यू है। तो नॉन फैक्टर रेवेन्यू तो दो प्रकार की खत्म। अभी देखो कह रहा है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये कह रहा है हमारे पास कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आर ट्रीटेड एज रिसीव्ड आइटम एंड इम्पोर्ट सर्विसेज आर ट्रीटेड एज द पेमेंट आइटम। तो बात सिंपल है, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, इम्पोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, इट इज नोन एज सिंपल। अब देखो ये कह रहा है कि हमारे पास अगली ट्रांजेक्शन क्या है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन कौन सी है हमारे पास, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन बोले तो एक तरफा हस्तांतरण, इट मीन्स नोन एज, जो हमने उसे अपना टाइम दिया, समय दिया, सब कुछ दिया, वो एक तरफा था, उसके बदले में हमें कुछ मिला ही नहीं। तो ये देखो कह रहा है कि यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होती है, ट्रांजेक्शन ट्रांसफर दैट फ्री, क्या है हमारे पास, आर फ्री, कह रहा है कि दे आर गिवन विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग क्वाइट प्रो क्यू। तो क्वाइट प्रो क्यू जो लिखा हुआ है ना चाचा, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो ये जो क्वाइट प्रो क्यू लिखा हुआ है, ये एक जो वर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक एक वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, तो बदले में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना। और कोई भी ऑब्लिगेशन इच्छा रखे हम क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन रखे हुए, कह रहा है कि दिस इंक्लूड गिफ्ट, इसमें गिफ्ट आता है, डोनेशन आता है, पर्सनल रेमिटेंस हो सकता है, या अदर वन वे ट्रांजेक्शन हो सकती है। कह रहा है कि ट्रांसफर्स रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड, जैसे हमें क्या होती है ट्रांजेक्शन, ठीक है, हमारे पास क्या होती है ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से मुझे मिली है तो मैं इसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ठीक है ना, ऐड करूंगा। और अगर मैंने ट्रांजेक्शन क्या इसे रिसीप्ट आइटम में क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वाइल और कह रहा है कि ट्रांसफर पेड, अगर हमने पेड करी है किसी भी अब्रॉड को, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस, और क्रेडिट साइड का मतलब होता है प्लस। इसको कौन सी साइड, पेमेंट साइड। अब क्या, इट मस्ट बी नोटेड दैट यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इनविजिबल इन बीओपी, तो इसे क्या पार्ट ऑफ इनविजिबल माना जाता है, क्योंकि इसमें कैश गया, कोई गुड्स नहीं गई है, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ क्या जाता है, कैश जाता है और कैश आता है, इसके अंदर कोई भी गुड्स हमारे पास से नहीं गई है, अगर गुड्स को तो हम ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब यार है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ करंट। तो कंपोनेंट ऑफ करंट के लिए क्या करेंगे हम, करंट के लिए लाया कुछ बदल लेते हैं हम, करंट के लिए हम, चलो थोड़ा करंट के लिए कलर बदल लेते हैं, ठीक है ना, गिरगिट है, कलर बदल देंगे बार बार वैसे कलर बदलने का काम लोडियो का होता है। आई कह रहा है देखो, कह रहा है कि ऑल द रिसीप्ट ठीक है ना, कह रहा है कि ऑल द रिसीप्ट आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम, तो पॉजिटिव क्रेडिट, कह रहा है कि ऑल द पेमेंट जो होती है हमारे पास डेबिटेड साइड लिखी जाती है। अब इसमें कह रहा है कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो कह रहा है जो इनकम फ्रॉम मेरे को इन्वेस्टमेंट से हुई है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा था, वो सारी इनकम किस में रिकॉर्ड की जाएगी भाई, वो करंट अकाउंट में, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि दिस इंक्लूड्स, कह रहा है कि दिस इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। या तो देखो इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा, जब मैंने डिबेंचर में शेयर से मतलब सॉरी शेयर मैंने लोन दिया है, तो मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, या तो मैंने रेंट या हाउस प्रॉपर्टी वगैरह मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, तो वहाँ से मुझे रेंट मिलेगा। प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर मैंने प्रॉफिट में लगाया है तो भाई मेरे को एब्रॉड के अंदर रिसीव जो भी प्रॉफिट हुआ है वहाँ से मिलेगा। कह रहा है कि विच आर रिसीव्ड एंड इन्वेस्टमेंट इनकम पेड टू द कंट्री अब्रॉड एंड विच आर पेमेंट, कह रहा है कि विच क्या पेमेंट, तो क्या इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हो जाएगी जो अब्रॉड से में इंक्रीज हुई है। आगे देखो क्या पेमेंट साइड, अगर हमने करी होगी इन्वेस्टमेंट को तो हो जाएगा। अब ये कह रहा है हमसे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कंपनसेशन कहाँ से मिलेगी, तो सिंपल सी बात है हमारा, ठीक है। अब ये समझाते हैं, कह रहा है दिस इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इंक्लूड द वेजेस एंड सैलरीज, कह रहा है कि वेजेस एंड सैलरीज रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कौन सी साइड आएगी, रिसीव साइड ऑफ द कंट्री एंड सेम। तो कह रहा है कि अगर रेस्ट ऑफ सैलरी, और हमने क्या करी है सैलरी को पेड करा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो ये हमारे पास पेमेंट साइड ऑफ द कंट्री आएगी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ताल से ताल मिलानी पड़ेगी हमारे पास। तो मान लो हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है चुन्नू लाल हलवाई, ठीक है। अब ये हलवाई कहाँ गया है, ये मान लो हमारे पास ये गया है अमेरिका, गया है भाई काम करने के लिए, ठीक है।
अब ये अमेरिका काम करने गया है, तो इससे क्या मिलेगी वहां से, या तो अमेरिका से क्या मिलेगी इसे वेजेस मिलेगी, या तो इसे अमेरिका से क्या मिलेगी सैलरी। अभी काम करने गया है तो वहां से इसे अगर सैलरी मिलेगी तो देखो इससे क्या मिलेगा भाई, फॉरेन इसे रिसीव होगी तो हमें क्या मिलेगा, रिसीप्ट होगी। तो हम कौन सी साइड में, हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में इसको प्लस करेंगे, क्योंकि इंडिया का बंदा, ये कौन है, इंडियन पर्सन। ये इंडियन पर्सन, और इंडियन पर्सन क्या करेगा अमेरिका में जाके अगर जॉब करेगा, काम वाम करेगा, जो भी उसे पेमेंट मिलेगी तो वो क्या है, सैलरी और वेजेस जो मिलेगी वो सारा हम क्या करेंगे ऐड, और ऐड करेंगे तो उसे प्लस करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास कौन है ना, ये हमारे पास एक, ठीक है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक अबला नारी है, नारी का जिनावर ज़्यादा लग रहा है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे जिनावर ही मान लेंगे। इसकी आंखें भाई सब गजब, ठीक है। तो ये भाई, ये कहाँ आई है, ये इंडिया में आई है, ठीक है, ये इंडिया में काम करने आई है अपनी सर्विस देने, ठीक है भाई। अब सर्विस देगी तो बदले में क्या लेगी भाई, ये वेजेस लेगी, सैलरी लेगी। अब तो हमने इसे क्या दिया है ना भाई, हमने इसे सैलरी और वेजेस दिए, मान लो हमने इसे क्या करें 2 लाख रुपए, औकात से बाहर हो गया, रुक जाओ, 20,000 रुपए दिए, कितने दिए, तो बताओ हमारे पास से क्या होगा माइनस, हम क्या करेंगे इसको माइनस, हम इसको माइनस करेंगे इसके खाते में। अब ये कहाँ की है, ये हमारे पास बना देते हैं इसे भाई, इसे बना देते हैं हम रशियन, ठीक है भाई, तो ये रशियन है, तो हमने इसे पैसे दिए 20,000 रुपये। अब इसको मिलेगा तो ये क्या करेगी, अपने अपने साइड क्रेडिट करेगी, और अपन लोग क्या करेंगे इसको डेबिट, क्या कर देंगे इसे डेबिट, हम डेबिट साइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसे क्या करी है पेमेंट, हमने इसे पेमेंट करी है। तो बताओ हमारा, अगर हम इसे पेमेंट करेंगे तो हमारा बीओपी क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा बीओपी। तो ये यही कह रहा है कि अगर मैंने सैलरी दी है, वेजेस पेड करी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो हम पेमेंट साइड ऑफ द लिखेंगे। और अगर मुझे क्या मिली है भाई, मेरे को रिसीव हुई है पेमेंट, कह रहा है ना वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी मुझे रिसीव हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो मैं क्या करूंगा रिसीप्ट साइड में लिखूंगा कंट्री की। सेम इसी तरीके से चाचा कह रहे थे, मैंने क्या करा इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम, और इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट होता है, रेंट होती है, प्रॉफिट होता है, रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड, जो भी प्रॉफिट मुझे अब्रॉड से मिला, उन्होंने मेरे पैसे लिए, पैसे इस्तेमाल करें, बिजनेस कराया, करने के बाद जो भी पैसा मिला है मेरे को देंगे, तो मैं क्या करूंगा भाई एड, जिधर मैंने दिखा दिया। सेम इसी तरीके से रिसीव साइड में लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, अगर किसी बंदे ने मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है भाई, तो कहा है अगर इस बंदे ने क्या करा है यहाँ पर, ठीक है, अब मान लें इसने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट करा है, क्या करा है इसने, इसने इन्वेस्टमेंट करा है, इसने चांदनी बार खोला भाई अपने इंडिया में, ठीक है ना, ये लड़की आई है, इसने चांदनी बार खोला है। अगर इसने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करा है, मान लें इसने क्या लगाए 10 लाख रुपए इंडिया के अंदर लगा दिए, तो इसकी क्या लेगी बदले में, इंटरेस्ट भी ले सकती है। अगर इसने क्या करा होटल में लगाया होगा भाई, चांदनी बार होटल में खोला होगा, तो वहां से उसे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो इसे ये सारी चीजें अगर मिलेगी, इसे कलवी को, ठीक है ना, गुलाबी गुलाबी को, इसे सारी चीजें मिलेगी, तो ये क्या करेगी भाई, पैसा लेगी ना रिटर्न में। तो वो यही कह रहा है, चांदनी बार खोला उसने, ठीक है ना, तो यही कह रहा है, कहाँ गया भाई, तो ये कह रहा था इन्वेस्टमेंट इनकम पेड टू द कंट्री अब्रॉड, और अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन कंट्री, कह रहा है कि विच आर पेमेंट, जिसे हम क्या मानेंगे पेमेंट, तो इसे क्या करेंगे हम माइनस, और माइनस करते हैं तो क्या करते हैं डेबिट, और ये सब प्लस होगा तो इसको करेंगे हम क्रेडिट, और क्रेडिट मतलब प्लस। तो बात क्या है यहाँ पर हमारी खत्म हो गई बात। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। अब ये कह रहा है हमसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन है भाई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो होती है हमारी गजब होती है भाई, क्या होती है गजब, मजा आ जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को पढ़कर। तो देखो क्या है, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, या तो मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी, या तो एसेट्स कम होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी कम होगी। तो इसके ऊपर नजर डालते हैं, नजर डालना बहुत गलत बात होती है लेकिन हमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्या है, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर, कह रहा है दो, बीच में क्या होती है भाई, दो कंट्री के बीच में होती है, तो अब कलर से कलर मिलाते हैं, बहुत देर हो गई। तो दो कंट्रीज के क्या होती है बीच में, ये तो कलर ही कलर खत्म हो गया, ग्रीन वाले ने नीले वाले को खा लिया भाई, ठीक है ना, बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि जैसे कॉजेज ऑफ चेंज इन द एसेट, एसेट में चेंज आएगा, लाइबिलिटीज में चेंज आएगा, एसेट में और लाइबिलिटीज में चेंज आता रहता है। तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, कह रहा है कि पोजीशन ऑफ रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब कह रहा है कि इट्स गवर्नमेंट हो सकता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो अब ये कह रहा है कि इसके कंपोनेंट कौन से हैं, अब कंपोनेंट पे निगाह डालनी पड़ेगी मेरे को। तो ये देखो कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो इसके ऊपर भी हम निगाहें लगाते हैं, निगाहें लगाना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसकी बात हो रही है, फॉरेन
इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो कह रहा है कि फॉरेन, अगर मैंने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करा है तो कह रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो करता है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो सकती है। क्या हो सकती है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कमर्शियल बोरोइंग का मतलब है हमें कोई ना कोई क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, बिजनेस बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए बोरोइंग कर रहे हैं बाहर से पैसा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ने इन्वेस्टमेंट करा है, कह रहा है कि बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, तो फॉरेन गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करा है। कह रहा है कि फॉरेन प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट करा है, या तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने करा है जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो सकता है, या एक्सटर्नल असिस्टेंस बाय द कंट्री हो सकता है। अब देख रहा है कि द प्रिंसिपल डिफरेंट बिटवीन द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और एन एक्सटर्नल असिस्टेंस, अभी कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस है भाई। एक्सटर्नल असिस्टेंस जो होता है ना भाई, वो आर्थिक सहायता दी जाती है, एक गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट को देती है, ठीक है, आर्थिक सहायता कुछ ना कुछ स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन जो एक्सटर्नल बोरोइंग होती है हमारे पास, एक्सटर्नल बोरोइंग क्या करते हैं हम जानबूझ के करते हैं, कोई बिजनेस करना है हमें, कोई एक्सटेंशन करना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, या तो हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना पड़ा जिसके लिए हमें पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं बाहर से पैसा उधार ले लेते हैं, ठीक है, बोला कि दैट इज, ठीक है, अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वाइल जो एक्सटर्नल एक्सिस्टेंस, आप देखो कह रहा है कि एक्सटर्नल बोला है कि अवेलेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आओ इस बकवास को ही समझते हैं क्या बात कहना चाह रहा है। ये बात बहुत अच्छी है लेकिन बातें बताई नहीं जाती, हो जाती हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, अब देखो हमारे पास कंसेशनल बेसिस पे, ठीक है ना, एक लाइन खींचते हैं हम, तो एक लाइन हमने खींची, ठीक है, ये हमारे पाई क्या है हमारे पास, चलो अच्छा नहीं बना, दूसरा बनाते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ये बंदा है। अब इसने क्या करना है, इसे कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए, कमर्शियल यूज़ के लिए क्या चाहिए, पैसे, क्या करना है, इसे बिजनेस बिजनेस लगाना है, ठीक है। अब इसने जो अगर बिजनेस के लिए लेगा तो जो इंटरेस्ट का रेट होगा, इंटरेस्ट का रेट जो होगा हायर होगा, बट इसे ना आर्थिक सोशल सोशल वेलफेयर के लिए करना है, सोशल, मान लो इसे आर्थिक सहायता चाहिए, क्या चाहिए, तो इसे असिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, असिस्टेंस का मतलब अगर ये हेल्प चाहिए तो इसके ऊपर अगर हम मदद करने के लिए पैसे चाहिए, तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट होगा ना वो क्या होगा हमारे पास, लो होगा। लो का मतलब अगर गवर्नमेंट 10% है, 10 की जगह पे हमें 5% पे दे देगी, 10% की जगह पे 5% पे क्या दे देगी, हमें पैसे दे देगी, लोन दे देगी, क्योंकि हमारा पर्पस, तो पर्पस अगर कमर्शियल पर्पस है तो इंटरेस्ट का रेट हाई होगा, और हमारे पास अगर हमारा असिस्टेंस का पर्पस है, हेल्प करने का पर्पस है, तो गवर्नमेंट क्या कम इंटरेस्ट रेट पे भी हमें क्या दे देगी, लोन दे देगी, ठीक है ना। तो कंसेशनल प्राइस अलग होता है हमारे पास। तो ये दो वर्ड उसने जब कहते हैं तुम्हारी सांसें सूख जाती फिर बाद में कि क्या है ये कंसेशनल और ये एक्सटर्नल। तो देखो एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करेगा, अगर वो एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, अगर उसने यहाँ पर बात कही है एक्सटर्नल, वाओ मजा आ गया, राम मिलाई जोड़ी पड़ोस निकली कोड़ी, तो इसको मिटाते हैं, हम ऐसे लाल वाला कलर लेते हैं भाई। तो ये एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है आर्थिक सहायता, और एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात होगी तो कंसेशनल, एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात होती है तो हम क्या बात करते हैं, हम कंसेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, क्या करेंगे, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर हमने बात करिए कमर्शियल की, ठीक है ना, अगर वो बात कर रहा है हमसे, कह रहा है कि कमर्शियल की बात कर रहा है, तो हम कमर्शियल, ये रहा ना एक्सटर्नल कमर्शियल, अगर बोरोइंग की बात करेंगे तो जो इंटरेस्ट का रेट होगा हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट, तो मार्केट रेट क्या होगा हमारे पास, थोड़ा ज़्यादा होगा, कहाँ है भाई, ठीक है, तो बात खत्म हो गई। अब चलते हैं, देखो कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिवाइडेड टू पार्ट, तो जो हमारे पास ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये रहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको भी हमने दो भाग में बांटा है, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दूसरा कह रहा है हमारे पास जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, कह रहे इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या तो हमने क्या करा दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, या तो दूसरी कंट्री ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करा है, वर्ल्ड, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्ट और पोर्टफोलियो, तो क्या हो सकता है, करेक्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट made by the foreigner in the domestic country and investment by the resident in foreign boundaries in term of the capital goods and purchase of land and building इन अब्रॉड। तो कैपिटल गुड्स खरीदिए कहने का मतलब हमारे पास आ जाओ भाई, चलो ठीक है ना, थोड़ा ऊपर चलते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन है भाई, ये भाई साहब, टीन 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 टीन, तो टीन 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 टीन, तो टीन 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 टीन, तो ये हमारे पास क्या, टीन 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 टीन, तो ये हमारे पास क्या है भाई साहब, ये हमारे पास है भाई साहब इसका नाम देते हैं हम, इसका नाम है भाई चुन्नी, ठीक है, तो ये चुन्नी है। अब चुन्नी को क्या करता है भाई, चूरन खाने की
आदत है। तो इसने क्या करा, ये अमेरिका में गई और अमेरिका में क्या खरीदा उसने, एक होम खरीद लिया। अब जब इसने होम खरीदा होगा तो इसने क्या करी होगी भाई, पेमेंट क्या करी है, पेमेंट। तो इसने इन्वेस्टमेंट करा है, क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा फॉरेन के अंदर, ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट कर दिया इसने फॉरेन के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी में लगाया। या तो इसने क्या करा है कि वहाँ के लोग, या वहाँ के शेयर्स खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, शेयर्स में पैसा लगा दिया है, या तो स्टॉक मार्केट में लगा दिया है। स्टॉक मार्केट में इसने क्या करा है, पैसे को इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट करा है भाई इसने, क्या करा है, इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है ना भाई। तो इसको हमने नाम तो चूरन दिया है भाई, लेकिन हमने इसकी जुल्फे नहीं बनाई, तो जुल्फे बनानी पड़ेगी। तो इसकी जुल्फे भाई, ठीक है, टन टन टन, तो ये इसकी जुल्फे भाई, मजा आ गया इसकी जुल्फे देख के, ठीक है चलो। टीनी नी 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 नी। तो चलो देखो, ये पॉइंट कहाँ था हमारा, पॉइंट 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 ये रहा। तो पॉइंट यही तो कहा था हमसे, कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाय द रेजिडेंट इन द फॉरेन करेंसी। तो कह रहा है कि फॉरेन बाउंड्रीज, और कह रहा है कि इन द कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है हमारे पास, तो एसेट हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक मतलब फर्नीचर नहीं, परचेज हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कोई एसेट हो सकती है, या तो हमने क्या करा, शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब ये देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत अच्छी चीज़ है। कह रहा है देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो का मतलब है ना, अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्टमेंट करा है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, लाइक द डज नॉट गिव द कंट्रोल ओवर एसेट। तो क्या है, एसेट दी जाती है लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं दिया जाता। इसका मतलब हमने क्या खरीदे, तो देखो हमने क्या खरीदे, शेयर्स खरीदे हैं, तो हमें शेयर दिए गए हैं लेकिन कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं दिया गया, डिबेंचर दिए गए हैं, बॉन्ड्स दिए गए, फॉरेन कंपनी, हमने फॉरेन कंपनी की चीज में पैसा लगाया है। लाइक दीज इन्वेस्टमेंट डज नॉट गिव एनी कंट्रोल ओवर द एसेट, तो एसेट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता भाई, हमारा हमारा कंट्रोल नहीं है, उसकी वैल्यू कभी भी गिर सकती है, कभी भी बढ़ सकती है भाई, इसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज का फर्क होता है। तो ये क्या है, इंक्लूड द शेयर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर। तो ये सारी क्या है हमारे पास, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो भाई बात क्या है, समझ में आ गई पूरी पूरी। अब दूसरा हमारे पास कह रहा है, बात हो रही है लाइबिलिटीज की, वो तो इन्वेस्टमेंट था हमारे, हो रही है बोरोइंग की बात। तो बोरोइंग का मतलब क्या है, या तो मैंने पैसा उधार लिया है कमर्शियल पर्पज के लिए, या तो मैंने पैसा लिया उधार लिया है भाई एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए। तो अगर मैंने एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए है पैसा उधार लिया है, तो भाई मेरे लिए क्या है, ये कैपिटल ट्रांजेक्शन। और अगर मैंने ये कमर्शियल पर्पस के लिए है, बोरोइंग करी है, तो और शॉर्ट टर्म क्रेडिट के भी, शॉर्ट टर्म उधार के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पैसे उधार ले सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। अब ये कह रहा है कि चेंज, कह रहा है कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर भी क्या आता है भाई, चेंज आता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर क्या आता है हमारा, चेंज, उसकी बात करनी पड़ेगी भाई हमें। तो आप देखो कह रहा है थर्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो कह रहा है कि द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज सॉरी रिजर्व की बात है, रेट कह रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात हो रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे एक कंट्री को, यहाँ पर देखो बालता वापस आते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पर। मान लो हमारे पास एक कंट्री ए है और एक कंट्री क्या है, बी। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है भाई, ट्रेड, क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है। मान लो क्या हो रहा है, एक्सचेंज। तो इन दोनों कंट्री को क्या चाहिए भाई, एक दूसरे के देश की पैसा चाहिए, तो क्या चाहिए हमें पास, फॉरेन, क्या क्या करेंसी चाहिए भाई, फॉरेन करेंसी। अब उसका मतलब है कि हर देश के पास भी क्या होगा, रिजर्व, इसके पास भी रिजर्व होगा और इसके पास भी क्या होगा, रिजर्व। मान लो इन दोनों के पास, मान लो ठीक है, हम इंडिया वाले, हमारे पास क्या होगा भाई, रुपया, और इनके पास क्या होगा, अमेरिका के, मान लो अमेरिका है और इसके पास क्या होगा, डॉलर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजर्व होगा वो भाई, हमारे पास जो रिजर्व पड़ा होगा ना, जो हमारे पास रिजर्व होगा, वो हमारे पास रिजर्व जो पड़ा होगा, वो हमारे पास डॉलर का होगा, और इनके पास जो रिजर्व होगा वो रुपीस का होगा, ठीक है ना। तो इस रिजर्व, क्या है, इस रिजर्व में चेंज क्या आता है। अब देखो ध्यान रखना, अगर हम लोग पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट, तो जो रिजर्व है, तो इसे पूरा लिखते हैं ऐसे करके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हो जाएगा, और अगर हमें क्या होगा, रिसीव, अगर रिसीव होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये दो कंडीशन है, अगर हम पेमेंट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो जाता है, कम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा, और रिसीव करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा। देखो ऐसी बात है, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, ये गुल्लक, अगर गुल्लक में पैसे आएंगे तो हम क्या करेंगे, बढ़ जाएगा, गुल्लक से पैसा जाएगा तो कम हो जाएगा, इट इज नोन एज रिजर्व। तो रिजर्व है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे रिजर्व की, रिजर्व की बात हो रही है। तो देखो हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक आरबीआई के अंदर रखती है। कह रहा है कि अ विड्रॉल फ्रॉम दीज रिजर्व लीड टू द इंक्रीज इन द फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अगर इसमें क्या आता है विड्रॉ, इससे हम विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास फाइनेंशियल एसेट बढ़ेगी। ठीक है ना तो रिकॉर्ड क्या करेंगे क्रेडिट साइड में। कह रहा है कि इन एडिशन टू दीज रिजर्व लीड टू द डिक्रीज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड। ठीक है ना, अगर देखो इसके अंदर इंक्रीज आएगा तो हमारे लिए क्या होगी, फाइनेंशियल एसेट बढ़ेगी, और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो फाइनेंशियल एसेट क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो ये कह रहा हमसे बैलेंस ऑफ अब बात हो रही है हमारे पास क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इम्बैलेंस। तो देखो कह रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इम्बैलेंस। तो उसके अंदर इम्बैलेंस क्यों आता है, इम्बैलेंस का मतलब बोल रहा है कि वो इक्वल नहीं है, तो इम्बैलेंस की बात होगी, किसकी बात होगी भाई, अब ये इम्बैलेंस की बात करेंगे हम आज। ठीक है, तो इम्बैलेंस की बात करते हैं। चलो देखो बैलेंस इम्बैलेंस का मतलब क्या है। तो इम्बैलेंस के लिए हमें थोड़ा और करना पड़ेगा। इम्बैलेंस का मतलब देखो, अभी मैंने बताया यहाँ पर तीन कंडीशन होती है, एक, दो और तीन। पहली कंडीशन ये कहती है हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये बराबर हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट क्या हो हमारे पास, कम। तीसरी कंडीशन ये कह रहा है जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हो और इंपोर्ट क्या हो हमारा ज़्यादा। तो ये तीन कंडीशन है। तो कह रहा है देखो इस कंडीशन में ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर का मतलब, जीरो के बराबर का मतलब देखो, अगर ये हमारे पास क्या है 200 और ये हमारे पास क्या है 100, तो ये ज़्यादा है, जीरो के बराबर नहीं है। और यहाँ पर अगर हमारे पास ये 200 और ये क्या हो हमारा 400, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। बट अगर ये भी 200 है हमारा और ये भी 200 है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे में से माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो मेरा इम्बैलेंस, तो बैलेंस क्या है, देखो ये हमारा क्या है इम्बैलेंस, और ये हमारा क्या है बैलेंस। बस इसी की बात हो रही है, ठीक है ना, इसी को एक्सप्लेन करना। तीन कंडीशन है हमारे बैलेंस इम्पोलेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो इस केस में है ठीक है, यहाँ यहाँ जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्सेस, तो इसको पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं एक्सेस, एक्सेस है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है वो डेफिसिट है, डेफिसिट बोले तो यहाँ घाटा है और यहाँ पर क्या है हमारा अधिक। ठीक है ना, मतलब हमें रिसीव, यहाँ रिसीवेबल है, ठीक है ना, हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, रिसीवेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो इधर थोड़े देर तुक्के मार लेते हैं, बढ़िया बढ़िया भयंकर भयंकर लेवल के। तो ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो। तो ये कह रहा है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन द करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड मार्जिन ऑफ एरर आर इक्वल, क्या हो जाती है जीरो। अगर ये जीरो के बराबर है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इक्विट बैलेंस हो जाएगी। अब कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन देयर इज नो मूवमेंट, क्या है कि ना तो इंक्रीज आएगा ना तो डिक्रीज आएगा, किसमें, गवर्नमेंट रिजर्व। तो गवर्नमेंट रिजर्व में जाओ, अब मूवमेंट आया गया, देखो सिंपल सी बात है, 200 रुपये मेरे को रिसीव हुए हैं और 200 ही रुपए की मैंने क्या कर दी है माइनस। तो यहाँ पर क्या है, मेरा इम्पोर्ट भी है और मेरा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर आना ही क्या है, कुछ आना है नहीं ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज जीरो। तो उसी की बात कर रहा है। अब उसे कह रहा है कि सेंट्रल बैंक इफ एनी इन एनी केस वी ओमिट टू मेजर margin of error component, we can say that balance of payment attain equilibrium। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अब कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम ऑकर क्या होता है, व्हेन द नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट इज इक्वल टू ऑफसेट द पॉजिटिव बैलेंस। तो इसका मतलब ये, इसका जो नेगेटिव बैलेंस है पॉजिटिव बैलेंस सेट ऑफ हो जाता है इन कैपिटल अकाउंट एंड देयर इज नो चेंज इन द सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट रिजर्व। तो कोई चेंज नहीं आता तब। अभी कहने का मतलब है करंट अकाउंट का कोई अगर नेगेटिव बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है, तब हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है और हमारे पास रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं आता। अब देखो कह रहा है कि देयर फोर इन
इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम लाइक इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है और फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो होता है वो दोनों क्या होते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, लाइक देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट रिजर्व। कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड ऑफ द कंट्री आर सेंट्रल बैंक, तो क्या है इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब दोनों बराबर रहते हैं, जितना पैसा मैंने दिया है उतना ही मुझे मिल गया, इट इज नोन एज कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑकर कब होती है, व्हेन द सम ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट जीरो, जब वो दोनों जीरो नहीं होते। अब देखो जीरो दोनों नहीं कब नहीं होते हैं, तो यहाँ मैंने कंडीशन बनाई है, देखो यहाँ पर क्या है, या तो ये ज़्यादा है या तो ये कम है, बट यहाँ पर वो क्या है दूसरे के बराबर है तो वो जीरो है, तो दैट इज अ नोन एज कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कंडीशन है कि जीरो के बराबर नहीं होते, तो वो किसके बराबर नहीं है, मेरा है कि नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या है इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है इंस्टेड ऑफ, राइट इंस्टेड द सम ऑफ आइदर, या तो पॉजिटिव आता है हमारे पास या तो वो नेगेटिव नंबर होंगे। इफ लाइक इफ द सम ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड द कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज पॉजिटिव नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस ऑप्टिमम। इट मीन सरप्लस का मतलब देखो क्या कह रहा है, हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है, इसका मतलब मेरे पास क्या आया है सरप्लस, और हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हमारे पास आएगी डेफिसिट, क्या आएगी हमारे पास डेफिसिट। तो ये दो कंडीशन के बारे में बता रहा है कि ऑन ब्लैक ऑन द अदर हैंड if the sum of current account balance and the capital account balance is negative it indicate the balance of payment deficit, क्या आएगा हमारे पास ये डेफिसिट आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा सरप्लस आएगा। ठीक है ना, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट कम तो सरप्लस, और हमारे पास अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो डेफिसिट आएगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो सरप्लस आएगा। अब देखो यहाँ पर तीन कंडीशन कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहा है डिस इक्विलिब्रियम कब, कह रहा है कि जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड, तो गवर्नमेंट फंड में क्या आएगा मूवमेंट आएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, हमें भाई पैसे आएंगे उसके अंदर, और अगर हमारे पास क्या है टैप पे, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा जो इंपोर्ट अगर हमने ज़्यादा किया है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर, ठीक है अब ये क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अभी कह रहा है कि सरप्लस कब होगा। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम सरप्लस कब होगा हमारा और डेफिसिट कब होगा। कह रहा है गिवन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर, correct which indicate net inflow of foreign exchange and this result increasing the गवर्नमेंट फंड, तो किसको बढ़ा रहा है ये गवर्नमेंट फंड को बढ़ा रहा है। ठीक है, सरप्लस में गवर्नमेंट फंड बढ़ जाएगा, बोले तो गवर्नमेंट फंड का मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो गवर्नमेंट फंड है वो रिजर्व है, रिजर्व की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे चलो, तो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डेफिसिट, तो डेफिसिट कब आएगी, कह रहा है कि जब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है हमारे पास और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका क्या है नेगेटिव है। ठीक है, नंबर आ रहा है, कह रहा है कि विच इंडिकेट नेट आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस रिजल्ट डिक्रीज द गवर्नमेंट फंड, और गवर्नमेंट का जो फंड होता है वो क्या होता है हमारा रिजर्व क्या हो जाएगा, हमारा रिजर्व कम हो जाएगा। देखो यहाँ तो हमारा रिजर्व बढ़ रहा था और यहाँ पर जो रिजर्व है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये रिजर्व कम हो जाएगा, और कौन सा रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है अब यहाँ से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, अब देखते हैं हम ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन्स पढ़ ली हमने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमने यहाँ तक